हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। एंड फिर से हमारे पास 25 क्वेश्चन है बच्चों। चलो शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले ये सेशन लेने से पहले बच्चों इस सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई जरूर कर ले। 25 क्वेश्चंस, चेक योरसेल्फ आपने कितने सही करे या गलत करे। चलो शुरू करते हैं बच्चों इनका डिस्कशन। तो बच्चों यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर बच्चों आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है ऑलरेडी और इसको करना है आपको ट्रांसफॉर्म, मतलब इसको आपको दूसरे ढंग से इसको लिखना है सो दैट इसका मीनिंग सही निकले। इसका मीनिंग ऑलरेडी सही है और आपको इसका रिप्लेसमेंट चाहिए। इनको इस चीज़ को कौन सा सेंटेंस इसमें से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 में रिप्लेस कर सकता है दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है भाई, तो शुरू करते। पहले इसको पढ़ लीजिए अच्छे से बच्चों। क्या लिखा हुआ, दिस इज द कैमरा, यही वो कैमरा है। आई टुक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी विद इट, और मैंने इससे क्या करा, इससे मैंने पार्टी में पिक्चर्स ली। आई टुक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी की विद इट, इससे, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से कोई एक सेंटेंस इसको बेस्ट जो है एक्सप्रेस करता है, उसे आपको ले लेना है। तो बच्चों चूज करिए पहला ऑप्शन क्या सही है हमारा। दिस इज द कैमरा इनटू व्हिच आई टुक द पिक्चर ऑफ द पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर पिक्चर्स दिया हुआ था और यहाँ पर पिक्चर लिख रखा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए, वो इनटू व्हिच क्या लिखा हुआ है, इनटू व्हिच जिसमें, दिस इज द कैमरा यही वो कैमरा, इनटू व्हिच जिसमें आई टुक द पिक्चर्स, या जिससे, है ना। मीनिंग वाइज भी आप देख सकते हैं, तो मैं इससे बेहतर ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करूंगा। दिस इज द कैमरा थ्रू व्हिच, थ्रू इज जनरली यूज फॉर टाइम बच्चों। थ्रू का प्रयोग आप जनरली टाइम के लिए करते हैं, राइट। थ्रू व्हिच जिसके द्वारा आई टुक द पिक्चर ऑफ द पार्टी, सुनने में अच्छा लगता है हिंदी में, बट ये इससे बेहतर ऑप्शन अगर मिलेंगे तो हम लोग जाएंगे। दिस इज द कैमरा इन व्हिच जिसमें आई टुक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी, आई टुक द पिक्चर्स ऑफ द पार्टी, ये भी इनटू व्हिच जैसा ही है, इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं आया है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, दिस इज द कैमरा विद व्हिच जिससे, फाइन, विद व्हिच, विद बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। बाय और विद दो चीजें बच्चों होती हैं, बाय एंड विद दो चीजें, दो प्रपोजिशन है। विद का प्रयोग आप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते आए हैं। सोहन वॉज बीटन with a stick, है ना, with, and by the teacher, by for doer, by for doer, ठीक है बच्चों। through for time, through comes for time, ठीक है बच्चों। तो with आएगा with इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अर्थात उपकरणों के लिए, किस चीज से कार्य हुआ है, that is with. So this is the camera with which I took the pictures of the party. This is the correct one. Let's go for the next. I hope सबने सही किया होगा, इसे आसान है। सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ें बच्चों। नेक्स्ट है दिस, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको एक डिटर्मिनर उठाना है बच्चों, तो पढ़ लीजिए। प्लेयर्स वर फाइंड फॉर स्वेरिंग एट द अंपायर्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्लेयर्स वर फाइंड, प्लेयर्स को फाइन लगाई गई थी, किस चीज़ की फाइन, फॉर व्हाट, फॉर स्वेरिंग, है ना, कुछ अपशब्द कहने के लिए, एट द अंपायर। स्वेरिंग एट, ये चीज आपको सीखनी चाहिए। स्वेयर एट मतलब किसी पर कुछ टिप्पणी करना अपशब्दों भरी, है ना बच्चों। तो स्वेयर एट समबडी, किसी पर टिप्पणियां करना अपशब्दों भरी। तो लगाकर देखिए, सारे ऑप्शंस पढ़कर देखिए। अनादर प्लेयर्स की, अनादर प्लेयर, अनादर के साथ तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, है ना, तो अनादर तो ठीक नहीं रहता है बच्चों यहाँ पर। सॉरी, अनादर प्लेयर्स नहीं होने वाला है। बोथ प्लेयर्स पॉसिबल है, बोथ प्लेयर्स वर फाइंड, दोनों प्लेयर्स को फाइन लगा दी गई थी फॉर स्वेरिंग एट द अंपायर, अंपायर को कुछ बुरा कहने की वजह से। एंड ईदर प्लेयर्स, तो ईदर के बाद भी बच्चों नाउन हमेशा सिंगुलर आता है। नाउन कैसा आता है, नाउन सिंगुलर आता है। नीदर के साथ भी ऐसा ही होता है बच्चों, नीदर के बाद भी जो नाउन आएगा दैट शुड बी सिंगुलर, राइट। सो दिस इज नॉट द केस, ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, एंड अनदर भी नहीं आने वाला। सो ओनली बोथ, बोथ प्लेयर्स वर फाइंड, फाइन फॉर, फाइन के साथ फॉर प्रपोजिशन याद रखिए बच्चों, स्वेरिंग के साथ एट, स्वेयर एट समबडी, है ना, किसी पर टिप्पणी करना आप शब्दों भरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द सेंटेंस। इसके लिए भी बच्चों आपको डिटर्मिनर उठाना है। एंड
तो एन यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, क्या बच्चों ये हो सकता है? ठीक है, देखिए एन तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बच्चों यू का साउंड है वो कहीं से भी वॉवेल का साउंड बच्चों नहीं होता है, ये हम लोगों ने आर्टिकल में बात डिस्कस कर ली, तो एन तो नहीं होगा। एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस, वो कोई स्थान नहीं है फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए। तो क्या आप ये लगाना चाहेंगे? बाकी भी पढ़ लीजिए, द यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए यूनिवर्सिटी स्थान नहीं है, या ये या फिर ये होने वाला है। तो आप डिसाइड करिए बच्चों, केवल ये होने वाला है, क्योंकि जरा समझिए इस सेंटेंस के मूड को कि एक यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है, अगर आप ये लगाते हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है बच्चों जिसे पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। कोई विशेष स्थान की बात नहीं हो रही बच्चों, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एनी यूनिवर्सिटी, दिस इज एनी। आप कहेंगे सर एनी है तो अवेलेबल तो है, लेकिन बच्चों आर्टिकल भी तो मायने रखते हैं, राइट। इसकी कमजोर अवस्था ये है ना बच्चों। तो बेहतर है कि अ यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। आप इसे बोलिए और सुनिए, महसूस करिए, अ यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, कि एक यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, राइट। तो दिस इज मोर करेक्ट। एंड ए का मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, राइट। सो ए इज करेक्ट वन बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये एनी की कमजोर अवस्था है और ये एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन, सभी जगहों की सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, कॉमन है, तो आप आ लगा कर पढ़िए इसको, राइट। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बढ़ेगा। नेक्स्ट बताइए बच्चों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपको एडवर्ब उठानी बच्चों, पढ़िए। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब तुरंत से, लकीली भाग्यवश, सडनली अचानक से, विस्टफुली, विस्टफुली मतलब जानबूझ करके, डेलिबरेटली, विस्टफुली मतलब बच्चों क्या होता है? विस्टफुली मतलब डेलिबरेटली, जानबूझकर, इंटेंशनली, क्या बच्चों? इंटेंशनली, जानबूझकर, इंटेंशनली, राइट। सो दीज आर द वर्ड जो हम जानबूझकर के लिए प्रयोग करते हैं बच्चों, विस्टफुली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली, विलिंगली, विल मतलब इच्छा होता है बच्चों, एंड विलिंगली जानबूझ करके, फाइन। सो इंस्टेंटली आई वॉज एबल टू अटेंड द वेडिंग, अचानक से आई वॉज एबल, मैं समर्थ था, टू अटेंड द वेडिंग, वेडिंग अटेंड कर शादी में जाने के लिए, आई वॉज रेडी, आई वॉज एबल, आई मैनेज टू अटेंड द वेडिंग। तो इंस्टेंटली अचानक से, नो ये बेहतर नहीं है, आप और भी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। लकीली, लकीली भाग्यवश मैं वहाँ पहुँच सका, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी पढ़ लीजिए, सडनली, सडनली एंड इंस्टेंटली दे आर समहाउ सेम, है ना कहीं ये एक जैसे, अचानक जैसा अर्थ रखते हैं। जानबूझ करके आई वॉज एबल, सेंटेंस की टोन है बच्चों, आई वॉज एबल, आई मैनेज्ड, मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया, तो वो क्या होना चाहिए? भाग्यवश मैंने किसी तरह से शादी में सम्मिलित होने का मौका जुटाया। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट, है ना बच्चों की सेंटेंस की मीनिंग समझनी है, आपको मूड समझना है, सिचुएशन समझनी है। इंग्लिश इज क्वाइट सिचुएशनल, इंग्लिश बहुत ही सिचुएशनल होती है, तो इसलिए सिचुएशन के सांचे में अगर आप उसे डालेंगे तो आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, choose the correct form of adverb, again adverb लेनी, they were repeatedly, restrictively, okay, restrictively होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, restrictively लिखने की कोशिश की गई है and it has got restrictively, this is the correct spelling, right, restrictively, reportedly and repentantly। अच्छा, तो बच्चों इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ, पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। दे वर क्वेश्चनड, उन पर प्रश्न किए गए थे, दे वर क्वेश्चनड, उन पर प्रश्न किए गए थे, रिपीटेडली, बार बार उन पर प्रश्न किया जा रहा था, ये सही होने वाला। रेस्ट्रिक्टिवली, रेस्ट्रिक्शन के साथ, प्रतिबंध के साथ उन पर प्रश्न किया जा रहा था। रेस्ट्रिक्टिवली कैसे भैया प्रश्न किया जाता है, आई डोंट नो। रिपोर्टेडली तथा कथित रूप से, सो कॉल्ड उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था, मतलब जैसा रिपोर्ट किया गया, एक्चुअली किया गया या नहीं किया गया, वी आर नॉट अवेयर, हमें पता ही नहीं है। अगर आप इसे लगाते रिपोर्टेडली का मतलब जैसा रिपोर्ट किया गया सूत्रों के हवाले से, तो इसका ये अर्थ निकलता है, कमजोर हो जाएगा सेंटेंस। रिपेंटेंटली, पश्चाताप से भर करके ही दे वर क्वेश्चनड, तो पश्चाताप से भर करके कैसे आप किसी से क्वेश्चन करने वाले हैं।
सो द राइट आंसर इज रिपीटेडली, दे वर रिपीटेडली क्वेश्चनड, उन पर बार बार प्रश्न खड़े किए गए, है ना। रिया चक्रवर्ती से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे, दे वर रिपीटेडली क्वेश्चनड, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। फाइन, गो फॉर द नेक्स्ट। बच्चों एग्जैक्टली पेपर ऐसा ही होने वाला है और बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सारे ऑप्शंस पर नज़र मारिए और सिचुएशनली इंग्लिश में चीज़ों को ढूंढिएगा, आसान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। बस ऐसे नहीं कि आपने जल्दी से देखा और जो सही लग रहा है चले गए, कर दिया। पूरा सेंटेंस पढ़िए और सारे वर्ड्स को फिल करके उनको जज करिए, है ना, उनको असेसमेंट करके तब कायदे से करिएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। करेज इज अ मेंटल स्टेट, क्या कह रहा है बच्चों? करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, इसके लिए एक एडजेक्टिव लेकर आनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। करेज इज अ मेंटल स्टेट, करेज साहस एक मेंटल स्टेट है, एक मन की स्थिति है बच्चों, करेज, है ना। करेज के लिए आप बहुत सारे दूसरे शब्द लिख सकते हैं, गस्टो, मेटल, स्पिरिट्स, मराल, राइट, मॉरल नहीं मराल, ढेर सारे वर्ड हैं, गस्टो, मेटल, स्पिरिट्स, मराल, ठीक। तो करेज इज अ मेंटल स्टेट, क्या कह रहा है बच्चों कि साहस एक मानसिक स्थिति है, एंड सो और इसीलिए इट गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड काइंड ऑफ सोर्सेज। इट गेट्स इट्स स्ट्रेंथ, ये अपनी ताकत प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती है करेज? फ्रॉम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, एंड सुपरफिशियल सोर्सेस, सुपरफिशियल जो बनावटी है, या फिर सोशल सामाजिक सूत्रों से, आध्यात्मिक और सामाजिक, या फिर आध्यात्मिक और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ है बच्चों, इट मे बी द राइट आंसर। इंटेलिजिबल जिसे समझा जा सके, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सके, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल, राइट। तो सबसे सही ऑप्शन बच्चों सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंटेलेक्चुअल है, दैट मीन्स बौद्धिक, है ना। क्या होता है बच्चों इंटेलेक्चुअल? मतलब बौद्धिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। ये थोड़ा सा अच्छा है, गलत हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना। करेज इज अ मेंटल स्टेट, कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे रखे जाएंगे जो थोड़े से अच्छे होंगे, तो बिल्कुल अगर वो गलत होते हैं आपके सेट पेपर लगाते वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है, सही चीज़ उसमें से सीखनी है और आगे बढ़ना है। आगे चलते चलते वो सब ठीक होने वाले हैं, ठीक, परेशान मत होइएगा। करेज इज अ मेंटल स्टेट, एक बार पढ़िए सेंटेंस को, सही चीज़ को वहाँ पर रखिए और पढ़िए और अपनी रीडिंग इंप्रूव करते जाइए। Courage is a mental state and so it gets its strength from spiritual and intellectual sources. Fine, सबसे बढ़िया intellectual sources, ठीक है भाई। यहाँ पर ये आपके प्रीवियस पेपर्स है बच्चों। Choose the correct form of adjective for the given sentence. Again आपको adjective लेनी है बच्चों। She cannot use, she cannot use what? वो क्या यूज नहीं कर सकती? हर, वो किस तरह का हैंड, हर किसी तरह का हैंड, कैसा? डिफॉर्म्ड, है ना, किसी तरह की डिफॉर्मिटी है उसमें, हाथ में, हो सकता है ये हमारा आंसर। डिफॉर्म्ड हैंड, कोई प्रॉब्लम है उसके हाथ में। यूजलेस हैंड, बेकार हैंड, हैंड बेकार नहीं होते, है ना बच्चों। यूजलेस कब से होने लग गए हाथ? सिक, बीमार, तो बीमार तो पूरा शरीर होता है बच्चों, एक हाथ तो बीमार नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। होपलेस, आशाहीन हो गया है ना, सहाय सा हो गया है, तो बेकार है, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्म्ड के। डिफॉर्म्ड हैंड, कैसा हैंड बच्चों? डिफॉर्म्ड, कोई प्रॉब्लम है, टूटा है या किसी तरह की चोट है उस पर, डिफॉर्म्ड है। शी कैन नॉट यूज हर डिफॉर्म्ड हैंड, ठीक है भाई। तो बिल्कुल बढ़िया, कोई भी दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं काम कर रहा है सिवाय डिफॉर्म्ड के। आसानी से आप ऑप्शन को देख कर लगा सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। चलो एक अच्छी सी मॉडल वर्ब ढूंढनी है। इफ ही डिस्कवर्स द ट्रूथ, अगर वो सच ढूंढ ले, क्या बच्चों? इफ ही डिस्कवर्स द ट्रूथ, अगर वो सच को ढूंढ लेता है। देयर इज नो नोइंग, देयर इज नो नोइंग, बहुत ही सुंदर फ्रेमिंग है यहाँ पर, आपको सीखनी चाहिए। देयर इज नो नोइंग, देयर इज नो नोइंग का मतलब बच्चों क्या है कि पता नहीं है, मालूम नहीं, जानकारी नहीं है कि क्या होगा। वॉट will happen, what might happen, what would happen, what should happen, what shall happen। तो आप बच्चों सारे सब पढ़िए इसको, सारे ऑप्शन मिला करके एक बार सेंटेंस को। इफ ही डिस्कवर्स द ट्रूथ, अगर वो सच ढूंढ लेता है। देयर इज नो नोइंग, मालूम नहीं, भगवान जाने, गॉड नोज, क्या बच्चों? गॉड नोज, ईश्वर जाने,
गॉड नोज, देयर इज नो नोइंग। दो तरीके मिले आपको ये बात कहने के। देयर इज नो नोइंग व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो सकता है। माइट का प्रयोग बच्चों आप पॉसिबिलिटीज के लिए करते आए हो, संभावनाओं के लिए करते आए हो माइट का प्रयोग, में और माइट का, राइट। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। किसके लिए बच्चों? संभावना के लिए। तो बहुत अच्छा होता है ना, कि क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, क्या क्या संभावना है। दिस इज ब्यूटीफुल, राइट। वुड आपको बहुत नेचुरल लगेगा सुनने में, व्हाट वुड हैपन, क्या होने वाला है, बट लेकिन बच्चों इसमें कोई फीलिंग आने वाली नहीं है, राइट। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात है, व्हाट माइट हैपन, है ना, क्या घट सकता है, क्या हो सकता है। सो दिस इज मोर करेक्ट दैन वुड। शुड तो बेकार है, इनसे बेहतर तो वुड है, एंड शैल भी ठीक नहीं है, जब हमारे पास वुड और माइट जैसे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। सेंटेंस बच्चों देखिए, और सेंटेंस के हिसाब से आपको ऑप्शन लेने रहेंगे। कुछ भी ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सब कुछ गलत होने वाला। जैसे ऊपर हम लोगों ने कहा कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, बाकी एक ही सही था सिचुएशन के हिसाब से, बट इंग्लिश में ढेरों ऐसी सिचुएशन है बच्चों कि सारे आपको लगेंगे हाँ भाई कहीं ना कहीं यह भी ठीक है, लेकिन उसमें से एक बच्चों कैसा होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट नेचुरल होगा, मोस्ट कॉमन होगा। और ये बात बच्चों प्रूवन है कि एग्जाम में अब ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन गलत नहीं होंगे बच्चों, कुछ ऑप्शन काफ़ी क्लोज होंगे, वो किसी ढंग से सही भी होते हैं, लेकिन आपको क्या उठाना है बच्चों, मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट नेचुरल, मोस्ट कॉमन, राइट। तो ये बच्चों बहुत सिचुएशन है इंग्लिश में, अब आने लग गई है एग्जाम्स में, अब ये लेवल है और ये आपको स्वीकार करनी चाहिए, कड़वी सच्चाई। सो अकॉर्डिंगली सेंटेंस के हिसाब से बच्चों क्या होने वाला, द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज माइट, राइट, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। वर्ब उठानी है बच्चों, चलो जल्दी से 9th में आप वर्ब ले लीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल, फॉल की रिजल्ट की वजह से, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल, गिरावट की वजह से, गिरावट के परिणाम स्वरूप, ही होम स्लोली, ही स्टेप्ड होम स्लोली, ही वुड होम स्लोली, ओ सॉरी दिस इज रॉन्ग, ही वुंड स्लोली, वुंड वुंड मतलब बच्चों घायल होता है, और एज ए वर्ब इसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता वर्ब के रूप में इसका कोई मतलब होता है किसी को घायल कर देना, मे बी। वुंड मतलब घाव होता है बच्चों। लिम्ड, यस, लिम्ब का मतलब होता है बच्चों लंगड़ा कर चलना, ठीक है। लिम्ब, लेम शब्द आप जानते हैं ऑलरेडी, लेम मतलब लंगड़ा, राइट। एंड इस तरह से चलना, टू वॉक लाइक अ लेम, एक लंगड़े की तरह चलना इज कॉल्ड लिम्पिंग, राइट, लिम्प, टू वॉक विद लेम लेग्स, राइट। स्पेड, स्पेड एक बच्चों स्पीड की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉल, फॉल की रिजल्ट की वजह से, गिरने की वजह से, ही लिम्ड होम स्लोली, वो धीरे धीरे लंगड़ा कर घर चला गया। अब आपको अगर मीनिंग नहीं पता थी तो शायद आपको प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो वो कैब भी की नॉलेज होनी चाहिए। सो गो फॉर थर्ड, थर्ड इज द राइट वन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, ही परसिस्टेड, ठीक है भाई, करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक। आगे बढ़ करके आपको यहाँ पर कुछ फिलर लाना है। ही परसिस्टेड, उसने जिद की, वह अड़ा रहा, ही परसिस्टेड इन डिसओबेइंग, क्या कर पाने में अड़ा रहा बच्चों, डिसओबेइंग करने, डिसओबे करने में मतलब आज्ञा को न मानने में बिल्कुल अडिग रहा, अटल रहा, द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को डिसओबे करने में, या फिर ऑर्डर्ड डिसओबेइंग द, यहाँ ऑर्डर नहीं बच्चों ऑर्डर्स लिख लीजिए, दिस इज अगेन अ मिसप्रिंट, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स होना चाहिए। ही परसिस्टेड इन डिसओबेइंग द ऑर्डर्स, रूल्स, रूल्स को डिसओबे करने के लिए, एंड डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स बच्चों क्रीड होते हैं, सिद्धांत, मत, क्या बच्चों, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, राइट, मत, है ना, व्यूज, राइट। तो बहुत भारी शब्द है यहाँ के लिए। ही परसिस्टेड तो बच्चों क्या रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं आ सकता, ही रिक्वेस्टेड इन डिसओबेइंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को डिसओबे करने में नहीं। ऑर्डर्स इज द राइट वर्ड, रूल्स कहीं ना कहीं फिट होता है, बट अगर ऑर्डर्स हमारे पास अवेलेबल है तो मैं रूल्स नहीं लगाऊंगा। रूल्स को फ्लाउट किया जाता है, फ्लाउटिंग द रूल्स, वॉयलेशन ऑफ द रूल्स, ठीक है बच्चों, वॉयलेट किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, राइट।
तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं रूल्स को ना मानने के लिए, ठीक। तो ऑर्डर्स के लिए डिसओबे बहुत अच्छा वर्ड है, डिसओबेइंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स। द राइट थिंग इज ऑर्डर्स। बच्चों इंग्लिश बहुत नेचुरल, बहुत ही सिचुएशनल है। अगेन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि वाक्यों के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बच्चों शब्द आते हैं। तो इसलिए यहाँ सिचुएशनली डिसओबे करने के लिए ऑर्डर्स को डिसओबे बहुत नेचुरल है, इसके साथ ऑर्डर्स को यूज़ कर पाना। रूल्स कर सकते थे अगर हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होता। रूल्स को किया जाता है फ्लाउटिंग, वॉयलेशन एंड मेनी मोर वर्ड्स। चलो ठीक है भाई। तो ही परसिस्टेंट इन डिसओबेइंग द ऑर्डर्स, है ना, उसने ऑर्डर्स को, आदेशों की अवमानना को जारी रखा। शायद ये शुद्ध हिंदी। कम ऑन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। बीइंग डिससैटिस्फाइड विद हिज जॉब, अपनी जॉब से डिससैटिस्फाइड होकर के, असंतुष्ट होकर के। बीइंग डिससैटिस्फाइड विद हिज जॉब, बच्चों पढ़िए और बताइए इसका मीनिंग क्या है। बीइंग डिससैटिस्फाइड, ऐसा हो करके, विद हिज जॉब, अपनी जॉब से, क्या हो करके, डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट होकर के, ही रिजाइंड फ्रॉम हिज व्हाट। ऑप्शंस बच्चों शायद नीचे हैं। स्टेटस, चेयर और पोजीशन रैंक। स्टेटस, चेयर, पोजीशन रैंक। स्टेटस, चेयर, पोजीशन रैंक। स्टेटस, चेयर, पोजीशन रैंक। कम ऑन गाइस। स्टेटस, ऑप्शंस क्या है बच्चों? स्टेटस, चेयर, पोजीशन, rank. These are the options. Now you decide which is the right one. Being dissatisfied with his job, अपनी जॉब से dissatisfied होकर के he resigned from his status, chair, position और rank. तो बच्चों क्या होने वाला है? सिचुएशनली डिसाइड करिए। अगर जॉब या पोस्ट लिखा होता तो बहुत आसान होता आपके लिए। तो क्या स्टेटस हो सकता है बच्चों? ओहो, डोंट गो एनीवेयर। स्टेटस हो सकता है, फाइन, स्टेटस हो सकता है, चेयर हो सकता है, या फिर पोजीशन। अकॉर्डिंगली पोस्ट के लिए बच्चों, पोस्ट को आप पोजीशन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। कि बीइंग डिससैटिस्फाइड विद हिज जॉब ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। पोजीशन मतलब उसकी जो पोस्ट हुआ करती वहां से उसने रिजाइन कर दिया, राइट। रैंक नहीं बच्चों, है ना। पोस्ट में रैंकिंग तो एक अलग ढंग से की जाती है। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप किस पोस्ट पे हैं, तो क्या आपसे कभी ये पूछता है रैंक आपकी क्या है? रैंक एक अलग तरीका है चीज़ों को डिस्क्राइब करने का। आपकी रैंक क्या है, किसी रोल नंबर में आपकी रैंक क्या है, आप कहाँ पर पास हुए हैं, कैसे पास हुए हैं, कितने अंकों के साथ, वो रैंक है, राइट। पोस्ट में रैंक नहीं होती, ठीक है। रैंकिंग की जा सकती है कि आपको इतने मार्क्स मिलते हैं, आपकी पोजीशन के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये रैंकिंग दी गई, आप नंबर 1 हो गए हैं ऑफिस में पूरे। सो दैट इज अनदर थिंग, है ना। यहाँ पर बच्चों क्या बात चल रही है? पोस्ट की। सो पोजीशन इज द राइट थिंग। चेयर नहीं, सिचुएशनली बकवास है, एंड स्टेटस ठीक नहीं है यहाँ पर। फाइन, गो फॉर नेक्स्ट। ओके फाइन, चलो बच्चों दूसरा बता दीजिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, दिए गए सेंटेंस के लिए आपको एक सही टेंस ढूंढना है। पढ़िए बच्चों, सेंटेंस क्या है? द वैलीज आर टू स्टीप। जो वैली है बच्चों, वैली घाटियां हैं, वैलीज आर टू स्टीप, वे बहुत खड़ी हैं। स्टीप का मतलब बच्चों क्या होता है? एकदम खड़ी चढ़ाइयाँ, खड़ी वो हैं खाड़ियाँ, ठीक है। फॉर एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के लिए टू गेट अक्रॉस, पार कर पाने के लिए। टू द वेट साइड, टू द वेट साइड वेयर बैम्बूज, जहाँ पर बांस क्या है पता नहीं कुछ हैं, ठीक है बच्चों। पढ़िए एक बार फिर से। द वैलीज आर टू स्टीप, वैलीज कैसी हैं? एकदम खड़ी हैं। फॉर एलिफेंट्स टू गेट अक्रॉस, एलिफेंट्स के लिए, हाथियों के लिए उन्हें पार कर पाने हेतु। टू द वेट साइड, कहाँ पर जाने के लिए? वेट साइड, दूसरी तरफ जाने के लिए। वेट साइड वहाँ जहाँ गीला स्थान है, जहाँ पानी अवेलेबल है, वहाँ पर जाने के लिए। वेयर बैम्बूज, जहाँ पर बांस क्या हो रहे हैं? विल बी ग्रोइंग, बढ़ रहे होंगे, नहीं। मस्ट बी ग्रोइंग, उग रहे होंगे, उग रहे होने ही चाहिए, ये भी बेहतर ऑप्शन नहीं है। कैन बी ग्रोइंग,
और वेयर बैम्बूज ग्रो, जहाँ बांस उगते हैं। तो राइट थिंग इज जहाँ पर बांस उगते हैं वहाँ पर वैलेज आर टू स्टीप, वहाँ पर बहुत ही खड़ी है चढ़ाई। ठीक है बच्चों, सिचुएशनली क्या सबसे बेहतर होगा? वेयर बैम्बूज ग्रो, जहाँ पर बांस उगते हैं वहाँ पर वैली बहुत ही खड़ी है, एलिफेंट्स के लिए चढ़ पाना, वहाँ तक पहुँच पाना। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर बांस उगते हैं। राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशनली। Go for next. Choose the correct form of tense for the given sentence. He usually listens to the radio. वो सामान्यतया रेडियो सुनता है। He usually listens to the radio. Listen के साथ to preposition always keep remember guys. He usually listens to the radio और रेडियो के पहले दा का इस्तेमाल इन्वेंशंस के पहले। But at present, लेकिन वर्तमान में he टेलीविज़न, he has watched वर्तमान में उसने टेलीविज़न देख लिया है। हे राम, आप दूसरा ऑप्शन देखिए, ही हैड वॉच्ड तो नहीं आएगा, पास्ट में हम नहीं जाएंगे, एट प्रेजेंट की बात हो रही है। एट प्रेजेंट ही वॉचेस टेलीविज़न, एट प्रेजेंट वर्तमान में वो टेलीविज़न देखता है, या फिर एट प्रेजेंट ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। एट प्रेजेंट वर्तमान में मतलब राइट नाउ ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। क्या होगा बच्चों? एट प्रेजेंट ही यूजुअली लिसन्स टू द रेडियो, सामान्य रूप से वो रेडियो सुनता है, टीवी नहीं देखता है, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ कर रहा है, दैट इज ही इज वॉचिंग टीवी। राइट, फॉर नाउ, अभी के लिए वो टीवी देख रहा है, बट यूजुअली ही लिसन्स टू द रेडियो, ही गोज फॉर रेडियो। ठीक है भाई, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अगेन, he very little, he had always spoken very little, he was always speaking very little, he is always speaking very little, and he always speaks very little when there are strangers present. बच्चों सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पढ़िए एंड देन डिसाइड करिए। एक बार पढ़ लीजिए सेंटेंस, he very little, वो कुछ है और बहुत कम। when there are strangers present, जब क्या होते हैं? strangers उपस्थित होते हैं, अजनबी होते हैं आसपास, तो क्या होता है? he had always spoken, उसने हमेशा बोला था कम, very little. he was always speaking, वह हमेशा कर रहा होता, बोल रहा होता था वे बहुत कम, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है। he is always speaking very little, वो हमेशा कम बोल रहा होता है। when there are strangers present, साउंड करता है, मीनिंग है इसका, बट हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑलवेज स्पीक्स। ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप रेगुलर चीज़ें जो रेगुलरली होती हैं, है ना बच्चों, जो रेगुलर नेचर की होती हैं, किसी की हैबिट संबंधी बातें या यूनिवर्सल फैक्ट संबंधी बातें, ये कैसी होती हैं बच्चों? ये जनरली रेगुलर होती हैं। तो अगर अवेलेबल है अपने पास ऑप्शन, सो गो फॉर इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे बेहतर ऑप्शन है, ये गलत नहीं है। ऑलवेज के साथ आप गुस्सा प्रकट करते हैं, ही इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज, वो हमेशा शोर मचाता रहता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट इंडेफिनिट का फील देते हैं, गुस्सा प्रकट करते हैं ऑलवेज लगा करके, बट अगर अपने पास अवेलेबल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाई शुड वी गो फॉर एनीथिंग एल्स? राइट, सो दिस इज द राइट थिंग। The next is बच्चों, my brother will go to Kampala next year, और my brother had gone to Kampala next year, my brother has gone to Kampala next year, या my brother went to Kampala next year। तो बच्चों क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ will go होने वाला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, अगले वर्ष की। तो my brother will go to Kampala next year, अगले वर्ष मेरे भाई कहाँ जाएंगे? कंपाला जाएंगे। had gone नहीं, has gone जा चुके हैं नहीं, went चले गए नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों? will go, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट में बात करी गई, यहाँ प्रेजेंट में, और यहाँ ऑलरेडी पास्ट में। राइट, सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच टॉक्स अबाउट फ्यूचर, इज फर्स्ट, जो फ्यूचर की बात करता है। द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। करेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको उठानी है। द सन हैज़ गॉन अ क्लाउड डैश क्लाउड। तो ऑप्शंस क्या हैं बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। आफ्टर, बाय, बिहाइंड, बिफोर। आफ्टर, बाय, बिहाइंड, बिफोर। आफ्टर, बाय, बच्चों ऑप्शन है आफ्टर, बाय,
behind, and the last is before. You have 4 options available. Now you decide which is the right one. है ना बच्चों? The sun has gone after, क्या बच्चों आफ्टर होने वाला है? The sun has gone after, after मतलब पीछे, ये ऑप्शन हो सकता है. Sun has gone after, वैसे go after का मतलब बच्चों होता है पीछा करना. He went after the thief, वो चोर के पीछे गया. लेकिन सूर्य की बात हो रही है, तो अगर मुझे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होगा तो I'll go for that. The sun has gone by a cloud, gone by, go by somebody, go by somebody, किसी का सपोर्ट करना, किसी के साथ जाना, राइट? तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है. Go behind, yes, this is the right one. Behind का मतलब होता है पीछे, राइट? In front of का opposite है behind. In front of का opposite है बच्चों. In front of का मतलब क्या होता है? In front of मतलब सामने, and behind का मतलब opposite. I mean पीछे, है ना? मेरा front of this is my front and this is my behind. So the right answer is behind. Before कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ behind. The sun has gone behind a cloud, है ना? एक बादल के पीछे छिप गया है. ठीक है भाई. Right. Fine. Choose the appropriate preposition. Again, he tried to conceal his identity. क्या बच्चों लिखा है? He tried to conceal. Conceal मतलब to hide. उसने छिपाने की कोशिश की. क्या? His identity, अपनी पहचान. क्या चीज़ छिपाने की कोशिश की? He tried to hide his identity, है ना? क्या करके? By something or by into or to disguising his appearance. अपने अपीयरेंस, अपने दिखावे को डिस्गाइज करके. क्या करके बच्चों? डिस्गाइज मतलब भी छिपाना होता है, भेष बदलना, राइट? वेल, एक और वर्ड लिख लो. वेल का मतलब भी छिपाना होता, वेल, राइट? VEIL, ठीक है? टू हाइड. सो ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी. उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की. बाई, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों? ये वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब प्लस आईएनजी क्या है? जेरंड है ना? जेरंड है. और ये एक प्रोसेस, ये एक एक्शन को शो करता है, ये किसी गतिविधि को शो करता है. तो बच्चों बाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनके पहले, राइट? जब आप कोई काम कर रहे हो. बाई वर्किंग हार्ड यू कैन पास विद ब्यूटीफुल मार्क्स, है ना? तो बाई आप वर्ब्स के लिए जेरेंडियल फॉर्म्स के पहले बाई का इस्तेमाल खूब करते हैं, प्रोसेस शो करने के लिए, तरीका शो करने के लिए. बाई व्हाट? बाई हाउ, किस तरह से. तो ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी बाय डिस्गाइजिंग हिज अपीयरेंस. अपना भेष बदल करके उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की. सो बाई इज द राइट वन. पढ़ लीजिए बाकी भी. ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी इन डिस्गाइजिंग, अपनी पहचान छुपाने में, नहीं. इनटू नहीं. टू डिस्गाइज, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर एक इन्फिनेटिव बनता है, ये भी नहीं आने वाला. यहाँ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है. हटा दो सब कुछ सिवाय, और सिवाय बाई के कुछ नहीं आने वाला. Choose the appropriate preposition. ठीक है. The professor has been absent on since from last. I hope you all would have done it correct. सबने सही किया होगा, सिवाय और सिवाय since के कुछ भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि बच्चों has been given है. This is present perfect continuous and you use frequently since or for in this tense, right? तो आप बच्चों since और for के अलावा कुछ नहीं लाने वाले. for तो यहाँ है नहीं, since है, और since आना भी चाहिए just because we have definite time, right? definite time, निश्चित समय है, point of time available है, Monday है. so go for since, nothing else, कुछ भी और नहीं. the professor has been absent है वो since Monday. कब से है? Monday से. ठीक है. choose the appropriate preposition. He is always of a hungry, he drives for a tremendous speed. बच्चों दो ब्लैंक हैं एंड हर ऑप्शन में दो प्रीपोजिशन अवेलेबल है. He is always a hurry, he drives a tremendous speed. tremendous मतलब बहुत ज़बरदस्त, है ना? भयानक स्पीड में, tremendous speed. ठीक है भाई. He is always of a hurry, in a hurry, into a hurry. तो बच्चों डिसाइड करिए. तो in a hurry, ये बच्चों इन अ हरी फ्रेज, आर्टिकल पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि इन अ हरी नाम की चीज़ होती है जिसमें आर्टिकल अनिश्चित रूप से आता है. इन अ हरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इस तरह से बच्चों इन तो बिल्कुल यहाँ आना ही चाहिए. ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी, वो हमेशा जल्दबाजी में होता है.
ही ड्राइव्स, और वो ड्राइव करता है। तो इन बच्चों कहाँ है, शुरू में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी इन है, यहाँ पर भी। ही ड्राइव्स ओवर अ ट्रेमेंडस स्पीड, ओवर अ ट्रेमेंडस स्पीड, या ही ड्राइव्स एट अ ट्रेमेंडस स्पीड। सो ऑफ कोर्स एट आएगा, है ना बच्चों, एट अ ट्रेमेंडस स्पीड। स्पीड के लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर आता है, ओवर भी आता है, बट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ही ड्राइव्स एट अ ट्रेमेंडस स्पीड, वो एक ज़बरदस्त स्पीड, एक कॉन्टिन्यूस स्पीड है उसकी 70 माइल्स पर आवर या कुछ भी ऐसा, 50 माइल्स पर आवर, इतनी स्पीड में वो गाड़ी चलाता है। सो ही ड्राइव्स, ही ऑलवेज इन अ हरी, हमेशा जल्दबाजी में होता है भैया, 70 की स्पीड से नीचे नहीं आता वो। सो उसकी वो रेगुलर हैबिट है कि वो एक रैश ड्राइविंग करता है, एक लापरवाह बेपरवाह ड्राइविंग करता है। तो एट इज द राइट थिंग। अप्रोप्रिएट यूसेज, ठीक है भाई, यहाँ फिल करना है आपको। द इसेंस ऑफ द टॉक, द इसेंस मतलब बच्चों जिस्ट, किसी चीज का क्रक्स, जिस्ट मतलब एकदम सेंट्रल आइडिया, है ना बच्चों, समरी, सारांश, क्रक्स, जिस्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये ईडियम है बच्चों, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिस्ट के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, ये भी ईडियम है, सारांश के लिए, समरी के लिए, सेंट्रल आइडिया आप जानते हैं, क्रक्स, जिस्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, इसेंस, बहुत सारे अच्छे शब्द, ठीक है। द इसेंस ऑफ द टॉक, जो बातों का मुख्य बिंदु था, है ना, बातें किस चीज़ पर केंद्रित थी, उनका सेंट्रल आइडिया क्या था, दैट वॉज मिसअंडरस्टूड, उसे नहीं समझा गया, उसे गलत समझ लिया गया। कंप्लीटली, पूरी तरह से, माइन्यूटली, बड़ा ही माइन्यूटली, बहुत कम, और सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े स्तर पर, और ग्रेटली, बहुत भव्यता से। तो बच्चों डिसाइड करिए, द सेंस ऑफ द टॉक वाज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। क्या होने वाला है, कंप्लीट। माइन्यूटली का मतलब बहुत कम होता है, जो कि यहाँ फिट नहीं बैठता है। सिग्निफिकेंटली मतलब भी ज़्यादा होता है बच्चों, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन तो बच्चों ये क्यों नहीं आ सकते, बात होती है तो सिग्निफिकेंटली बच्चों इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, यहाँ पर बात देखिए कैसी हो रही है, मिसअंडरस्टूड, मैसेज को गलत ढंग से समझा गया। तो कंप्लीटली एक न्यूट्रल वर्ड है पूरी तरह से के लिए, तो आप जा सकते हैं। सिग्निफिकेंटली क्वाइट पॉजिटिव है, और ग्रेटली शब्द तो आप वैसे ही आप आई एम ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत पॉजिटिवली ग्रेटली को आप प्रयोग करते आए हैं। एंड द सो इज सिग्निफिकेंटली भी वैसा ही है बच्चों, राइट। सो कुछ और नहीं सिवाय कंप्लीटली के। द इसेंस ऑफ द टॉक वॉज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड। देखिए बच्चों खूबसूरती कितनी इंग्लिश की कि कंप्लीटली और सिग्निफिकेंटली एंड ग्रेटली, कंप्लीटली से कहीं ज़्यादा पावर रखने वाले ये एडवर्ब्स हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ देम। हम उन्हें यहाँ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं, यहाँ पर हमें एक निगेटिव सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। सो वी हैव द ऑप्शन कंप्लीटली, राइट। ग्रेटली और सिग्निफिकेंटली बड़े पॉजिटिव हैं, इन्हें आपको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश ऐसी ही है। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, अगेन आर्टिकल की बात आ गई बच्चों, चलो शुरू हो जाइए। हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। एविडेंट मतलब बच्चों ऑब्वियस, स्पष्ट, याद रखिएगा। एविडेंट बच्चों वोकैब में बहुत पूछा जाता है। एविडेंट का मतलब ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, क्लियर, lucid, vivid, right? They all mean clear, स्पष्ट, स्पष्ट। द हैप्पीनेस क्या होगा बच्चों, एन हैप्पीनेस, एन हैप्पीनेस, तो एन वाले ऑप्शन तो बच्चों नहीं होने वाले, राइट। अब दो ऑप्शन, अ हैप्पीनेस एंड लव, आ तो नहीं हो सकता बच्चों, है ना। अ हैप्पीनेस एक खुशी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल कैसे हो सकती है, अनकाउंटेबल है। सो ओनली द आ सकता है यहाँ पर बच्चों। द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल, है ना, जो नए शादीशुदा जोड़ा था, तो उसके आसपास की जो खुशी और प्रेम था वॉज एविडेंट, वो स्पष्ट था, सभी को दिख रही थी, ठीक है बच्चों। तो केवल एक ही ऑप्शन आ सकता है, दैट इज द, और कोई नहीं। आ वाला तो नहीं आ सकता क्योंकि ये हैप्पीनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, लव भी अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं आ सकता अकेले, राइट।
केवल द आ सकता है। द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट, कौन सी चीज जो है एविडेंट थी, स्पष्ट थी, दैट वॉज द हैप्पीनेस एंड लव। अब देखिए हैप्पीनेस एंड लव को सिंगुलर ट्रीट किया गया है, यहाँ पर वॉज आया, कौन सी चीज एविडेंट थी, कौन सी चीज स्पष्ट थी बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी चीज स्पष्ट थी, व्हाट वॉज एविडेंट, क्या चीज जो है एविडेंट थी, स्पष्ट थी, वो थी हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग, हैप्पीनेस एंड लव, हैप्पीनेस एंड लव, हैप्पीनेस एंड लव। अब वो किसके लिए, कैसा हैप्पीनेस एंड लव, सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल, सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल, है ना, उस व्यक्ति, उन जोड़े को, उस नए शादीशुदा जोड़े के चारों ओर जो हैप्पीनेस एंड लव था, जो खुशी और प्रेम था, वो स्पष्ट था। ठीक है बच्चों, सो ये हैप्पीनेस एंड लव को सिंगुलर ट्रीट किया गया, ये एंड से जुड़े हैं बट दे आर वन, राइट, क्योंकि एक ही आर्टिकल है। द हैप्पीनेस एंड लव, ये चीज तो आर्टिकल में आपने सीखी कि अगर एक आर्टिकल है तो दैट इज वन। द हैप्पीनेस एंड लव सराउंडिंग द न्यूली मैरिड कपल वॉज एविडेंट। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ओके, एस्पिरिन विल कीप हार्ट एलिमेंट्स एट बे। अच्छा भाई, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर ओके, and the and a। Okay. Here we go. Guys, now you can see, choose the an aspirin the day will keep heart elements at bay। बच्चों आपने कहावत सुनी होगी, an apple a day keeps the doctor away, है ना। an apple a day, एक दिन, रोज, एक दिन में एक सेब, an apple a day मतलब in a day, एक दिन में एक सेब, keeps the doctor away, है ना, डॉक्टर को दूर रखता है। वैसे ही ये भी बनाया गया है, an aspirin a day, तो क्या हो सकता है बच्चों, an aspirin, मैंने तो आंसर बता दिया है क्योंकि बहुत नेचुरल, इसके बिना पढ़ाई नहीं जा रहा था। तो an aspirin a day will keep hard ailments, एलिमेंट मतलब बच्चों बीमारियां होता है, तकलीफें, दर्द, है ना, एलिमेंट का मतलब तकलीफ, शारीरिक स्पेशली, है ना, विशेष रूप से शारीरिक, कोई फिजिकल एलिमेंट। तो हार्ड एलिमेंट्स एट बे, एट बे मतलब दूर, एट बे का मतलब क्या बच्चों, दूर। अवे की जगह आप एट बे भी लिख सकते हैं, ये इडियोमेटिक है, अवे मतलब दूर, एट बे, है ना, अपने इनेमी को एट बे रखना, दूर रखना, खाड़ी के उस तरफ रखना। तो आंसर बच्चों आपको मिल चुका है, दैट इज एन एस्पिरिन अ डे, एक एस्पिरिन प्रतिदिन, एंड विल कीप हार्ड एलिमेंट्स एट बे, और जो हृदय संबंधी तकलीफें हैं वो दूर रहने वाली है। ओके, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सिंगलेट इज अ वर्ड या द वर्ड या एन वर्ड, एन वर्ड तो बच्चों नहीं होने वाला है ना, एन वर्ड एन वर्ड तो नहीं होने वाला है, सॉरी, सिंगलेट इज, एन तो नहीं होगा, एन नहीं होगा। आप डिसाइड करिए, दो ऑप्शन है। सिंगलेट इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है, दैट शुड बी जिसे होना चाहिए इन द डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी, क्या ये सही है? या सिंगलेट इज द वर्ड, सिंगलेट वो वर्ड है दैट शुड बी इन अ डिक्शनरी, जिसे एक डिक्शनरी में होना चाहिए, बट इजंट फाउंड देयर, लेकिन वहां मिलता नहीं है ना बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि सिंगलेट इज अ वर्ड या फिर द वर्ड, अ वर्ड या फिर द वर्ड, यू डिसाइड, आप डिसाइड करिए। सिंगलेट इज अ वर्ड दैट शुड बी इन अ डिक्शनरी, या फिर सिंगलेट इज द वर्ड
दैट शुड बी इन अ डिक्शनरी। तो बच्चों डिसाइड करिए सिंगलेट इज अ वर्ड। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, मेरे पॉइंट से दिस इज मोर करेक्ट। ये सिंगलेट इज अ वर्ड, सिंगलेट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है, वो ऐसा शब्द नहीं है। सिंगलेट इज अ वर्ड, सिंगलेट एक ऐसा शब्द है, इज अ वर्ड दैट शुड बी इन द डिक्शनरी, जो जिसे कहाँ होना चाहिए, द डिक्शनरी, है ना बच्चों। डिक्शनरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट्स अ फुल है ना बच्चों, फुल ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों से भरी हुई होती है। तो आप यहाँ पर जोर दे सकते हैं द डिक्शनरी, राइट। ये एक विशेष किताब है। सो सिंगलेट इज अ वर्ड, ये वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है अकॉर्डिंगली। सिंगलेट इज अ वर्ड अगर गलत हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना, है ना। कुछ वर्ड्स, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं। सिंगलेट इज अ वर्ड, ये सबसे बेहतर है। सिंगलेट इज अ वर्ड दैट शुड बी इन द डिक्शनरी बट इजंट फाउंड देयर, ठीक। ना कि ये वाला सिंगलेट इज द वर्ड दैट शुड बी इन अ डिक्शनरी। नाउ आई फील कि ये वाला सबसे अच्छा है। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। द एम्प्लॉयर्स वर हैविंग, एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे थे, वर हैविंग कुछ कर रहे थे। ऑप्शंस क्या है बच्चों, जल्दी से पढ़िए। द एम्प्लॉयर्स वर हैविंग अ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, नहीं हो सकता, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए। इस तरह से ये भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, सिवाय इसके, है ना बच्चों। एन इम्पॉर्टेंट, हैविंग एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बातें चल रही थी, एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था इन द ऑडिटोरियम, सबसे बढ़िया, है ना बच्चों। पढ़कर देख लीजिए कि द एम्प्लॉयज वर हैविंग, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, आ तो नहीं आ सकते, एन ही आएगा। अब आप कहते हैं सर यहाँ पर दा नहीं आ सकता। द एम्प्लॉयज वर हैविंग द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। जब आगे हम बोलने वाले हैं किस चीज पर डिस्कशन चल रहा था, तो व्हाई शुड द, है ना, इज मोर बेटर। एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाज गोइंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑडिटोरियम, सबसे बेहतर। सिचुएशनल है बच्चों, हर चीज़ के लिए आप ग्रामर में रीजंस नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ चीज़ें आपको से सीखनी होंगी, एक्सपीरियंस है। तो अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छी इंग्लिश पढ़ते रहिए, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी, आपको नेचुरल सा लिखने लगेगा, बस ये ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, आपको वर्ब चुननी है बच्चों। आई हैव ऑफन, आप बच्चों इसे ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, इसे ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है, अमेरिकन्स इसे ऑफ्टन कहते आए हैं। आई हैव ऑफन, मैं ऑफन पढ़ता आया हूँ, आप ऑफन भी पढ़ सकते हैं। आई हैव ऑफन सरप्राइज्ड, अक्सर मैं सरप्राइज्ड, आई हैव ऑफन सरप्राइज्ड, ओके। आई हैव ऑफन वंडर्ड, हाँ ये हो सकता है। वाई दे वेंट लिव अब्रॉड, वे बाहर रहने क्यों चले गए। आई हैव ऑफन वंडर्ड, मैं अक्सर ये चीज़ पे प्रश्न करता हूँ, वंडर करता हूँ। वंडर करना मतलब बच्चों प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। आई हैव ऑफन वंडर्ड, बिल्कुल ठीक। आई हैव ऑफन थॉट, आई हैव ऑफन पजल्ड, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं। आई हैव ऑफन वंडर्ड, मैंने अक्सर अपने आप से पूछता रहता हूँ। और इसके बाद वंडर के बाद आप WH वाला बच्चों चीज़ स्ट्रक्चर आप खूब देखेंगे, है ना। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, याद रखिए बच्चों। वंडर मीन्स होता है टू आस्क वन सेल्फ, खुद से पूछना, ठीक है बच्चों। चलो, वंडर मतलब पूछना, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए, आसान है, इट्स नॉट अ बहुत मुश्किल लेवल नहीं है बच्चों। बट कीप प्रैक्टिसिंग, सेट पेपर्स लगाते रहिए। एंड दिस इज माई फ़ोन नंबर, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड इंग्लिश कैन आस्क मी, कैन सेंड मी ऑन दिस on my WhatsApp number 8924080104, राइट। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस अब चलते रहेंगे, तो इन्हें बिल्कुल देखिए और रिवीजन करते रहिए। जो भी आपने पीछे पढ़ा है रिवीजन करते रहिए, सेट पेपर्स अप्लाई करते रहिए मार्केट से ला करके बढ़िया से, ठीक है। एंड आई एम विद यू, सब कुछ ठीक होने वाला है। चलो मिलते हैं अगले टर्न पे बच्चों, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए रिवीजन के साथ, कुछ नए सेट पेपर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।